मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज। आज का टॉपिक होम रूल आंदोलन BA6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। होम रूल आंदोलन क्यों प्रारंभ किया जाता है? होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट की क्या रोल थी? उन दोनों की पत्रिका, तिलक की पत्रिका मराठा केसरी और एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया की क्या भूमिका रही है होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए? इन सब बिंदु पर हम चर्चा करने के प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एनी बेसेंट के अनुसार भारतीयों को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्त शासन प्रदान करना भारत और ब्रिटेन की मैत्री के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावशाली देशव्यापी आंदोलन एवं संगठन जो ब्रिटिश रेडिकल एवं आयरिशी होम रूल आंदोलन के नमूने पे चलाने की बात सोचा जा रहा था। 1908 के बाद से राजनीतिक गतिविधियों के पूर्ण अभाव के कारण नरम दल पर एनी बेसेंट का दबाव बढ़ रहा था। एनी बेसेंट, जिनका उम्र 1914 में 66 वर्ष की थी, 1893 ईस्वी में इंग्लैंड से थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम करने हेतु हिंदुस्तान आई थी। पहले वे मुक्त विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा तथा फेबियनवाद के समर्थक रह चुकी थी। उन्होंने मद्रास के निकट अडयार में अपना मुख्यालय बनाया, अपना कार्यालय स्थापित की और उन शिक्षित भारतीयों में से बहुत को थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य वो बना लेती हैं, जिनके समुदायों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक पुनरुत्थान नहीं हुआ था। इसी को आधार बनाकर वह राजनीतिक आंदोलन आरंभ करना चाहती थी। सबसे पहले आयरलैंड में रैंडमास ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। भारत में इसे एनी बेसेंट के द्वारा लाया जाता है। इसे तिलक चलाते हैं और तिलक ने ही 28-29 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल आंदोलन की स्थापना पहली बार बेलगांव पूना में की थी। लेकिन होम रूल आंदोलन के प्रस्ताव पहली बार जोसेफ बाप्टिस्टा ने 8 मई 1915 ईस्वी को पूना में लाया था। इस प्रस्ताव की जांच कांग्रेस महासचिव की जनरल कमेटी के 15 सदस्यों ने किया था। तब इसे बेलगांव में स्थापित किया गया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 ईस्वी में लीक योजना घोषित की। अपने मद्रास से प्रकाशित होने वाले पत्रों न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद 1916 ईस्वी में आरंभ में बम्बई से अंग इंडिया का प्रकाशन होना शुरू हो गया था। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल आंदोलन, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बाप्टिस्टा थे, इसके सचिव NC केलकर थे और पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया गया था। तिलक के होम रूल के सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 1917 ईस्वी में 14,000, 1918 ईस्वी के आरंभ तक 32,000 इसके सदस्यों की संख्या हो गई थी। लेकिन महाराष्ट्र में बम्बई इसकी सीमा में नहीं रहा, क्योंकि बम्बई एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की कार्यक्षेत्र की सीमा है। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की अगर चर्चा करें तो मद्रास में इसकी शुरुआत होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं खुद एनी बेसेंट। इसके सचिव होते हैं अरुणडेल और इसका विस्तार की अगर बात करें तो संपूर्ण देश विदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बरार को छोड़कर विदेशों में लंदन और न्यूयॉर्क था। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 1917 में 27,000 थी और इसकी 200 स्थानीय शाखाएं थी, जिसमें से 132 शाखाएं तो सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में ही थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज, अंग्रेजों के अधीन भारतीयों को शासन करने देना
तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में अपने होम रूल आंदोलन की स्थापना किया, जबकि सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसे स्थापित किया। बेसेंट की होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था, किंतु आरंभ में यह अपने संस्थापका के पुनः थियोसॉफिकल संपर्कों पर ही अधिक निर्भर रही। तिलक की लीग में अपनी स्थापना के 1 वर्ष के भीतर 6 भारतीय एवं 2 अंग्रेजी पर्चों के 47,000 प्रतियां बेची थी और एनी बेसेंट की लीग ने सितंबर 1916 ईस्वी तक 26 अंग्रेजी पुस्तिकाओं की 3 लाख प्रतियां निकाल चुकी थी। जून 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट एवं उसके 2 सहयोगी अरुंडेल एवं वाडिया को नज़रबंद किया गया तो अहिंसक आंदोलन की बात उठी। एनी बेसेंट की लीग का मुख्य रूप से समर्थन करने वाले थे मद्रास शहर और उसके आसपास के कस्बे, तमिल क्षेत्र के ब्राह्मण, संयुक्त प्रांत के व्यावसायिक समूह, कायस्थ, काश्मीरी ब्राह्मण, मुसलमान, सिंध के आमिल, हिंदू अल्पसंख्यक एवं गुजरात तथा बम्बई के युवा गुजराती उद्योगपति, व्यापारी, वकील, ये लोग इनके समर्थक थे। इन समूहों के बीच थियोसॉफिकल सोसाइटी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। लोकप्रिय होने के कारण था इसमें समाज सुधार के साथ साथ प्राचीन हिंदू ज्ञान, वैभव के सिद्धांतों का मेल देखने को मिल रहा था। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। होम रूल आंदोलन के नेता की अगर बात करें तो बीपी वाडिया, अरुंडेल, सीपी रामास्वामी और 1920 की बात अगर करते हैं होम रूल आंदोलन के समर्थकों में मद्रास के सत्यमूर्ति, कलकत्ता के जितेंद्र लाल बनर्जी, इलाहाबाद, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, खलीकुज्जम, बम्बई एवं गुजरात में रंगों के आयात करने वाले धनी व्यापारी जमुना दास, द्वारका दास, उद्योगपति उमर सुभानी, धनी पिता के पुत्र शंकर दयाल बैंकर और इंदुलाल जैसे लोग इसके समर्थन कर रहे थे, इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। बम्बई में बेसेंट की संख्या, सदस्यों की संख्या 2600 थी और शांताराम की सभा में 10 से 20 हज़ार के लगभग लोग आते थे। इसमें सरकारी नौकर एवं औद्योगिक कामगार रहते थे। भारतीय भाषाओं में पंपलेट निकाले जाते थे। स्थानीय शाखाओं में भाषणों, चर्चा, सभाओं का आयोजन किया जाता था। पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। न्यू इंडिया में अरुंडेल का होम रूल कॉलम खबरें और निर्देशों के माध्यम था, जिसके माध्यम से पूरे प्रचार प्रसार हो रहा था। होम रूल लीग बहुत से उदारवादी कांग्रेसियों की सहायता प्राप्त करने में सफल हो चुकी थी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने दौरा करके भाषण दिए, पैम्पलेट छापे, होम रूल लीग की मांग का समर्थन किया। होम रूल आंदोलन की सफलता की अगर बात करें तो होम रूल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में संधि कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम हिंदू महासभा लीग के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। होम रूल के कारण गांव एवं शहर, कस्बे एक दूसरे के काफ़ी संपर्क में आते हैं और राष्ट्रवादी चेतना बढ़ती है, राष्ट्रीय भावनाओं को बल मिलता है। होम रूल आंदोलन में के पतन के अगर बात करते हैं तो उग्रवादियों द्वारा अपना समर्थन वापस ले लेने के कारण से होम रूल आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। जुलाई 1918 में सुधार योजना के प्रकाशन से राष्ट्रवादियों में और भी विभाजन हो जाता है। संशोधन तथा निष्क्रिय विरोध के दोनों ही प्रश्नों पर स्वयं एनी बेसेंट की विचारों में विरोधाभास देखने को मिला, जिसके कारण से भी होम रूल आंदोलन कमजोर होने लगता है और तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ रहा था, जिसके कारण से उसको चलाने वाले व्यक्ति नहीं थे, इस कारण से भी कमजोर होता है। होम रूल आंदोलन की देन की अगर बात करें तो एनी बेसेंट यहीं से एक मशहूर लेडी बन जाती है और इसी प्रसिद्धि से कांग्रेस की 1917 के अधिवेशन की अध्यक्ष भी बनती है और भाषण में वो कहती है, मैं तो केवल टमटम हूँ जो सो रहा है, उसे जगाने आई हूँ। रजनीपम दत्त ने
अपनी पुस्तक आज के भारत में वो बताते हैं कि वो अंग्रेजी एजेंट उनको मानते हैं। कहते हैं होम रूल पाने का लक्ष्य 1926 ईस्वी तक रखा गया था, लेकिन 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत सचिव मेंटेग्यू ने भारत में उत्तरदायी सरकार अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय लोगों के लिए लाते हैं, जिसके कारण से होम रूल आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाता है। तिलक ने अपने होम रूल के प्रचार के लिए अपने 2 समाचार पत्रों का सहारा लिया, मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और केसरी जो मराठी में निकलता था। तिलक ने नासिक में मई 1917 ईस्वी में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से अपने होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट किया। तिलक के अनुसार स्वराज से उनके तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। इन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया। उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पूरे भारत में उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार किया। अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में जिस तरह की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, वैसा कोई भी नेता प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल के प्रचार करने के लिए 2 समाचार पत्रों का उपयोग करते हैं। कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिकी थी, न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था। इन दोनों के माध्यम से वे पूरे देश में होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे।